Well, students, welcome to chemistry classes. Class 11 chemistry, lecture number 11, and this is related to all the competitive exam along with syllabus. Okay, students, तो आज का टॉपिक्स है एटम्स. एटम्स होता क्या है? एटम्स क्या होता है सबसे पहले समझिए. एटम्स जनरली जॉन डाल्टन डिफाइन किए थे और बताए थे. Atom is the smallest particles which can take part in a chemical reaction, and does not loses its identity यानी एटम्स ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बट वो अपने पहचान को अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा. रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद एटम अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, कार्बन है तो कार्बन यही है, किसी और फॉर्म में रहेगा. समझ गए? तो उसे बोलते हैं एटम. तो जनरली हम लिख सकते हैं, देखिए डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर which participate in a chemical reaction and does not losses का मतलब कह सकते हैं समाप्त करना. does not losses its identity means पहचान. identity इज कॉल्ड एटम्स. क्लियर? एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसी मैटर का और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बट वो अपने आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को खत्म नहीं करेगा, तो उसे बोलेंगे एटम्स बोलते हैं. समझ गए बच्चों? क्या बोलेंगे? एटम्स हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर एटम का बात करें तो एटम्स हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इसका मतलब यानी एटम जो है सिंगल फॉर्म में पाया नहीं जाता है. समझ गए? क्योंकि ये बहुत पहले के डिफिनीशन है. अब तो पाया जा रहा है जो इनर्ट गैस है वो तो सिंगल फॉर्म में भी एग्जिस्टेंस है, बट मोस्ट ऑफ एटम कैन नॉट एग्जिस्ट एज ए सिंगल फॉर्म या इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से एटम्स पाया नहीं जाते, एग्जिस्ट नहीं करेगा. वह किसी ना किसी मॉलिक्यूल्स के रूप में, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अगर एटम है तो इसका एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होगा? हाइड्रोजन में, H2 में. और H2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है. अगर ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? O2 में. अगर नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में बच्चों एग्जिस्ट करेगा? N2 में. क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे जैसे Fe आयरन तो सिंगल है आपके अकॉर्डिंग, तो आपके अकॉर्डिंग Fe तो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट किया, बट नहीं, ऐसा नहीं है. अगर हम कोई पीस ऑफ मेटल आयरन का लें तो इसमें इस पीस में इस पार्ट में आयरन के बहुत सारे एलिमेंट अटैच होंगे. बताओ क्या यहाँ पर Fe क्या सिंगल फॉर्म में है? नो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एटम्स हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इट मीन्स इट कैन नॉट एग्जिस्ट एज ए सिंगल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एटम्स. उसी को बोलते हैं एटम. बट नाउअडे इनर्ट गैस हैज बीन डिस्कवर्ड, इट कैन बी एग्जिस्ट. जैसे हीलियम, नियान एक्सेप्शनल है, बाकी कोई भी एटम सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके स्टूडेंट्स, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लें. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज द मॉलिक्यूल्स. अब क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स. एटम्स आपको समझ आ गया. अब आपका सेकेंड जो पॉइंट हुआ है मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल्स भी एटम की तरह डिफिनेशन है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है. अब क्या है? तो इसको भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री या इंडिपेंडेंट इन नेचर.
फ्री फॉर्म में पाया जाएगा। अब ऑक्सीजन O2, तो O2 मतलब ऑक्सीजन जो है O2 फॉर्म में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, फ्री फॉर्म में है। हाइड्रोजन है H2 फॉर्म में पाएगा तो मॉलिक्यूल्स वाटर है, H2O के फॉर्म में पाएगा वो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो हम इसको कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी इसको इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, molecule is the smallest particles of matter का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल which exist independent इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। सिंपल डिफिनेशन। अब हाइड्रोजन है तो भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स बताइए, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। H2 क्या है, मॉलिक्यूल्स है। वाटर का बात करें तो वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H2O फॉर्म में। फ्रीली वाटर अब ज़्यादा रिएक्टिव होता तो क्या हम वाटर जो पीते उसमें कोई सा रिएक्शन नहीं होता, नहीं, लेकिन होता है क्योंकि ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बता सकते हैं। ऑक्सीजन, ये सब क्या है बच्चों, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, O2। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे बच्चों, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। Molecules are two types. Already I taught, but again I am revise. First you take a screenshot. Okay. Molecules are two types. How this possible? It is possible. Molecules are two types. First is the molecules of element, and second is the molecules of compound. So I am going to classify molecules are two types. The first one is the molecule of element, and second one is the molecules of compound, molecule of compound. What is the major difference between them? That is simple way. Molecules of element or the molecules which is specially made by similar atom. इसमें सिमिलर एटम से बने होंगे, जैसे यानी इट इज अ मेड बाय सिमिलर एटम। ये सिमिलर एटम से बना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे H2, यह सिमिलर एटम है, H2, O2, O3, P4, ये सब क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्लियर, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसी तरह मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इट इज मेड बाय एटलीस्ट टू डिफरेंट एटम। एटलीस्ट टू डिफरेंट एटम्स इज अवेलेबल, यानी वी कैन से इट हैज एटलीस्ट टू डिफरेंट एटम। कम से कम इसमें दो डिफरेंट एटम होना चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकता है बट एटलीस्ट दो होना चाहिए जो डिफरेंट हो आपस में। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी मॉलिक्यूल्स है बट कैसा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसको कंपाउंड स्पेशली बोलेंगे, इसको केवल मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं। अगर और बात करें CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों डिफरेंस है। समझ गए बच्चों। अब बात करें CCl4। अब देखें यहाँ पर CCl4 एक कार्बन एलिमेंट, एक कार्बन एटम और 4 क्लोरीन एटम। यहाँ कार्बन और क्लोरीन दो ऐसे एटम है जो आपस में डिफरेंट है बट 4 क्लोरीन तो सेम है ना। तो ये कह रहा है इट हैज एटलीस्ट टू डिफरेंट एटम, यानी इस कंपाउंड में दो डिफरेंट एटम है, एक कार्बन और एक क्लोरीन। ऐसे और भी बहुत सारी यहाँ पर H2O वाटर, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों डिफरेंस है। मीथेन कार्बन हाइड्रोजन दोनों डिफरेंस है। H2SO4 हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन, 3 डिफरेंट एटम है। तो एटलीस्ट 2 डिफरेंट एटम्स अगर अवेलेबल हो तो उस मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू। अब इसको भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं जनरली, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर मेनी टाइप, लाइक ए डायएटॉमिक, लाइक ए ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ये तो आप जानते हैं पहले से, वैसे फिर बता रहा हूँ। जैसे डायएटॉमिक
डायटोमिक हो गया, ऐसे ट्राइएटामिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ऐसे टेट्राएटामिक, बहुत सिंपल है। सिमिलरली ये भी आपका डायटोमिक क्या होगा बच्चों, डायटोमिक। सेकंड वन इज द ट्राइएटामिक, ऐसे और भी यहाँ पर टेट्रा पेंटा हेक्सा। डाई मीन्स 2 एटम, जैसे H2Cl2 देखिए इसमें 2 एटम है। ट्राई मीन्स 3 एटम O3, और टेट्रा मीन्स 4 एटम लाइक P4। क्लियर। अगर इसमें डायटोमिक बात करें HCl डायटोमिक, ट्राइएटामिक 3 एटम होना चाहिए, H2O 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ऐसे टेट्राएटामिक मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए टेट्रा में 4 होना चाहिए, जैसे 4 में अमोनिया 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। इस तरह मॉलिक्यूल्स आप कंपाउंड भी डाई ट्राई टेट्रा कर सकते हैं, और मॉलिक्यूल आप एलिमेंट भी आपका यह हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक्स एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास होता क्या है, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, आखिर एटॉमिक मास होता क्या है। 100% में लगभग 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसका डिफिनीशन में कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बताऊंगा होता क्या है एटॉमिक मास। जनरली एटॉमिक मास जनरली एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया मेजर करने के लिए, कार्बन 12, जो कार्बन का आइसोटोप्स है। ये 1860 का बात है, 1860 का। उस समय हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा नहीं था, उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो किसी एटम का मास कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल था। रियली इट इज ए वेरी टफ टास्क, इट वाज वेरी टफ टास्क फॉर कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम। तो उस समय कैसे हुआ, तो चलिए देखें, जैसे फिजिक्स में हुआ वैसे केमिस्ट्री में हुआ। मान लें उस समय की बात है, यह एक सिलेंडर है जिसका मास 1 किलोग्राम मान लिया, उस समय मान लो बच्चों, ठीक है। और एक बड़ा सा टुकड़ा था, इसको तौलना था। तो क्या किया गया होगा, इसको ऐसे पर्दे पर रखा गया होगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर टुकड़ा रखा गया होगा, और यहां पर ऐसे ये सिलेंडर, मान लीजिए एक सिलेंडर रखा गया, 2 सिलेंडर रखा गया, ऐसे 2 सिलेंडर रखा गया, मान लीजिए 2 सिलेंडर। और आपको पता है एक सिलेंडर का मास उस समय 1 था, तो 2 का कितना होगा, 2। हम जनरली इस डाटा को स्टैंडर्ड डाटा कहा गया, और इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि इसका वेट जो है 2 सिलेंडर के इक्वल है। तो यहाँ पर यह सिलेंडर जो है, जो सिलेंडर रखा गया, जो भी मानक रखा गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया गया। उसी तरह सेम एटम के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड एलिमेंट का खोज किया गया, वो है कार्बन 12। क्यों? क्योंकि कार्बन लेस रिएक्टिव होता है, और कार्बन जनरली ये ज़्यादा अमाउंट में भी पाया जाता है, जनरली कर सकते हैं। तो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानकर वेट किया गया, और बताया गया कि अगर किसी एटम का मास जो है वह कार्बन के 1/12 भाग के एक कार्बन के मास के इक्वल होता है। यानी हम कह सकते हैं, यानी 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, कार्बन 12, यानी यह स्टैंडर्ड है। अब किसी भी एटम से अगर इसका कंपेयर किया गया, तो मान लो इसका 10 बार रखा गया, तो 10 इंटू इतना किया गया। जैसे अभी सिलेंडर रखे थे 2 सिलेंडर, तो 2 बताया गया। अगर वैसे 10 सिलेंडर रखेगा तो उसका वेट 10 सिलेंडर के बराबर होगा। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही है, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया, और बताया गया जो सबसे छोटा कार्बन का मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के बराबर। अगर मान लीजिए ये एटम है, मान लो यह मार्कर एटम है एक, और इसको इससे तौला गया, तौलने पर पता चला इसका 12 टाइम्स इसका वेट है, या 20 टाइम्स। तो क्या करेंगे, इसमें 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, एंड 20 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बहुत सिंपल है, समझ गए। सो अगर मान लीजिए अगर किसी को कंपेयर करते हैं,
कंपेयर करते हैं। जैसे मान लें हम ऑक्सीजन का कंपेयर किए, सो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो उस समय ये देखा गया कार्बन 12 के 1/12 मास के इसका 16 टाइम्स बड़ा था, हैवियर था, यानी 16 इंटू 1/12 इंटू, या कह सकते हैं हाँ 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, मास ऑफ 1 कार्बन 12। इसी तरह नाइट्रोजन का कंपेयर किएगा, ऐसे किसी एलिमेंट का मास ऑफ नाइट्रोजन मान लीजिए, तो यह पाया गया कि इस मास के 14 टाइम्स, यानी 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1 एटम इसमें हमेशा यूज करेंगे। ऐसे किसी का जैसे मास ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट किया गया, तो ये पता चला इस मास के 1 टाइम्स, यानी 1 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। समझ गए बच्चों? किसी का भी हम लिख सकते हैं ऐसे मास ऑफ मान लीजिए सोडियम का उस समय देखा गया, तो यह पता हुआ इस मास के 23 टाइम्स हैवियर है, यानी 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यानी हम जनरली कह सकते हैं इसको स्टैंडर्ड माना गया कार्बन के आइसोटोप्स का, और इसी का यूज करके देखा कितने टाइम्स कोई एटम हैवियर है। जैसे ऑक्सीजन 16 टाइम हैवियर है, यानी 16 टाइम इसको रखा गया होगा। अभी बोला ना 2 सिलेंडर रखा गया 2, अगर 10 सिलेंडर रखा गया 10, वैसे ही है, तो 16 इंटू इतना हो गया। मास ऑफ नाइट्रोजन 14 टाइम्स ग्रेटर हैवियर देन मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मास ऑफ हाइड्रोजन 1 टाइम्स, मास ऑफ सोडियम 23 टाइम्स। इस तरह आया, इस तरह इसको स्टैंडर्ड माना गया, और यह यूनिट हमेशा यह एक तरह से फिक्स हो रहा है, केवल इसी के हैवियर। सो इसको एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं बच्चों? AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो हम जनरली कर सकते हैं दिस वैल्यू इज फिक्स, सो दिस इज कॉल्ड AMU। तो हाउ मेनी हम डिफाइन कर सकते हैं किसी एटम का। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब समझे पॉइंट, समझे अब यहाँ पर, इसको क्लीन कर देना पहले। सो ये वैल्यू जो है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यह फिक्स हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया AMU। AMU का फुल फॉर्म बच्चों एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब इस केसेज में अब मान लीजिए मास ऑफ नाइट्रोजन, अब मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ रहा था 14 इंटू इतना, सो इसके लिए क्या रखूंगा 1 MU, यानी 1 MU के बराबर है, सो 14 MU हो जाएगा, यानी 14 AMUN। इसी तरह मास ऑफ ऑक्सीजन का बात करें तो आप ऑक्सीजन का 16 इंटू इतना टाइम्स, तो 16 AMU हो जाएगा। समझ गए बच्चों? ऐसे मास ऑफ हाइड्रोजन का बात करें, मास ऑफ हाइड्रोजन तो 1 MU हो जाएगा, 1 AMU। ऐसे मास ऑफ सोडियम का बात करें, सोडियम का तो 23 AMU हो जाएगा। समझे बच्चों? मास ऑफ फास्फोरस का बात करें तो ऐसे बहुत सिंपल हम तरीके से समझ सकते हैं, तो 31 टाइम्स हैवियर देन दिस वन, तो 31 AMU हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो 1 MU इक्वल 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट इज ए करेक्ट वैल्यू। ओके, तो राइट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, उस समय अगर बात करें, उस समय उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन नाउडे मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस का खोज किया गया। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा ही अब एटम का
मास निकाला गया, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा कार्बन 12 का मास पता किया गया था। चलिए देखें, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लें। ओके गुड। अब देखिए कैसे होगा, ध्यान दें, बाय यूजिंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप पाया गया। कार्बन 12 आइसोटोप का जो मास पाया गया इस समय, वह पाया गया आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यानी बाय यूजिंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी एटम का मास का डिटेक्शन करते हैं, मास का आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस कंडीशन में कार्बन 12 आइसोटोप का मास पाया गया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये ग्राम में है। अब इसके द्वारा हम किसी एटम को डिफाइन मतलब मास निकाल सकते हैं ग्राम में। जैसे मास आप, अब देखें मास आप, एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें। अब यही देखें, अब अगर एएमयू का बात करें, एएमयू क्या 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यही था आपका। तो चलिए वैल्यू रखें 1/12 इंटू अगर देखा जाए लिख सकते हैं कार्बन 12 का एक एटम का मास इतना है, तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 हो रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली आ जाएगा, यह नियरली आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करें तो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24 आ गया, -24। सो ये सब एमयू के बराबर है बच्चों। सो हम लिख सकते हैं 1 एमयू, यानी एमयू को लिख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान, यहाँ ध्यान दें 1.66 अपान 10⁻⁻24 लिख सकते हैं बच्चों। अब और इसको इजी तरीके में समझा जाए, ये सॉरी नीचे आएगा तो क्या हो गया प्लस 24, क्लियर। और देखिए इसको डिफाइन मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा और देखें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक 10 कम कर दे रहा हूँ ताकि 10 से डिवाइड हो, और 10 से डिवाइड करें तो आपका आंसर कुछ ना कुछ आएगा ही। अब क्या करें, इसको अगर 10 इधर कर दें तो नियरली आ जाएगा 1 एमयू इक्वल आपका, देखिए नियरली आ जाएगा आपका 10⁻23, यानी 1.66 इंटू 10⁻23 हो गया। अब इसमें डिवाइड कर दें, अगर इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो देखिए नियरली आ जाएगा। ध्यान दें बच्चों, थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। 10 में अगर हम 1.66 से डिवाइड करते हैं तो नियरली आएगा 6.023 इंटू 1 अपान, इसमें इससे डिवाइड किया गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी 10 में डिवाइड कर रहे हैं 1.66 से, तो देखिए कितना बार कटेगा, पहले तो 6 बार चला जाएगा आराम से, 6 बार करें 36 का 6, 36 और 36 3 हो गया आपका 36 में 39, 6 के 6 3 9, ये देखिए आपका इतना आ गया। घटाइए, ये हो गया आपका पॉइंट, और ये आपका हो गया 0 है मान लीजिए, ये आपका 0.04 होगा, इतना बचेगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका नियरली आ जाएगा 6.023 ऐसे आएगा। सो 6.23 इंटू 10⁻23 आ रहा है ना, ये देखिए 6.023 इंटू 10⁻23। अब देखें, सो हमें पता है, आप अगर 9th में पढ़ोगे एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर याद आया बच्चों, एवोगैड्रो नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट हियर एन। सो 1 एमयू इक्वल 1 अपान क्या लिख सकते हैं बच्चों, एन, यानी 1 एमयू जो है 1 अपान एन के इक्वल होगा, क्लियर। खास बात यह है इसमें, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एमयू का यूज हमेशा एटम, सिंगल एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो और मैं समझाना चाहता हूँ, बाय यूजिंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इक्वल 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। Okay, it was calculated value by this device.
सो you know mu equal 1/12 into mass of 1 कार्बन 12 एटम। सो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का वैल्यू यहाँ रख दिया गया। सॉल्व करेंगे तो 1.6 × 10⁻24 ग्राम, या इसको 24 को मैं नीचे कर दिया, या एक पावर कम करके 10 इधर कर दिया। अब 1.66 से 10 में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6.023 × 10⁻23। यू नो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Na। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na। सो यह वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है। सो 1 mu इक्वल 1/Na। Na इज द एवोगैड्रो नंबर। तो राइट, फर्स्ट टेक स्क्रीनशॉट। ओके, आप इसको अच्छी तरह समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन होता है। अब देखिए इसका कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आएगा। चलो अब इसके आगे देखो, आप लोग थोड़ा ध्यान समझेंगे। अब देखिए हम किसी का मास, अब खास बात इसमें एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। एमयू का यूज जो है, एमयू ओनली यूज्ड फॉर ए सिंगल एटम, या फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास, या एटॉमिक मास ऑफ ए सिंगल एटम, यानी सिंगल एटम का इसी से कैलकुलेट करते हैं। समझ गए बच्चों? अब चलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। जैसे देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन का अगर बात करें ग्राम में, तो आपको पता है 16 इंटू आप 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये आप जानते हो। और भी इसको सॉल्व करो, 16 इंटू इसके जगह क्या लिख सकते हैं? AMU, यानी 1 mu यानी 16 mu हो गया। अभी आपको मैं बताया हूँ 1 mu इक्वल 1/Na, तो पुट करो वैल्यू, तो 16 इंटू 1/Na, मीन्स Na या 16/Na, यानी यह आपका मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का है। ऑक्सीजन एटम का इतना आ गया। और भी सॉल्व कर दे ग्राम में, तो देखिए वो भी कर दे रहा हूँ, ध्यान दे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 16/Na का वैल्यू 6.02 × 10⁻23। सो आप 16/6.022 × 10⁻23 ग्राम हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर? अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो आपका आंसर सीधे सीधे आपका कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह ये जो वैल्यू आ रहा है, ये किसका वैल्यू है? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, वो भी सिंगल एटम का। क्लियर? मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये आपका ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह किसी एटम का निकालना तो पहले आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए इसका कैलकुलेशन भी कर दिया जाए। देखिए बच्चे, इसका कैलकुलेशन भी कर दिया जा रहा है। कितना आ रहा है? 16/6.022, यार 2.65, नियरली 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, यह आपका आंसर होगा। यानी ऑक्सीजन का मास इतना ग्राम होगा। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट ऐसे और भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मास ऑफ ऑक्सीजन की जगह पर हम मास ऑफ नाइट्रोजन रख दिया। नाइट्रोजन तो यहाँ कितना जगह बच्चों? 14 हो जाएगा। तो 14 इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों? Na, क्योंकि यहाँ पर mu है, AMU, 1 mu इक्वल 1/Na। आप पढ़े हो ना भी, 1 mu इक्वल 1/Na ग्राम। सो 14/Na ग्राम होगा। ये हो गया। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। सो ये जितना आप पढ़ रहे हो, एटॉमिक मास का हो या रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि ये किसी के साथ रिलेट करके बता रहे हैं, इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास
सो इसका डिफिनीशन हम लिखने जा रहा है। तो चलिए डिफिनीशन क्या है इसका पहले। इसका डिफिनीशन है एटॉमिक मास इज द नंबर, एटॉमिक मास इज ए नंबर विच टेल्स जो बताता है, समझे ना, विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स an atom of heavier means of an element लिख दे रहा हूँ, of an element is heavier than 1/12 into mass of carbon 12 atom। ये आपका सिंपल डिफिनीशन है। तो और सुने, एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एटम। क्लियर? तो ये सबसे सिंपल डिफिनीशन है और सबसे, इसलिए इसको हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, या रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा डिफिनीशन है जो आपको आना चाहिए। समझ गए बच्चों? तो हम जनरली किसी एटम का निकालना हो, हम डायरेक्ट उसमें जैसे कोई भी एटम, जैसे मान लो आपको निकाला कैल्शियम, सो मास ऑफ कैल्शियम तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कैल्शियम का वेट करने पर 20 टाइम्स आ रहा था, 20 टाइम्स हैवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 ये आ रहा था। ये आपका हो गया। ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे और आपको पता है दिस इज कॉल्ड एएमई का वैल्यू आप 1/NA रख दो तभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राम में एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस हेडिंग एंड पॉइंट and be serious. Please subscribe my channels and share and comments also. Thank you so much students.